नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा 17 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की, जिसके बाद से सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या यह कदम केवल एक उम्मीदवारी तक सीमित है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने इसके जरिए दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में बड़ा सियासी दांव खेला है। एनडीए की इस पसंद को एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुपुर से ताल्लुक रखने वाले राधाकृष्णन का राजनीतिक और सामाजिक जीवन 4 दशकों से अधिक का रहा है। 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने वाले राधाकृष्णन ने 1974 में भारतीय जनसंघ की तमिलनाडु इकाई में शामिल होकर अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। उनकी छवि एक स्वच्छ और प्रभावशाली नेता की रही है, जिसे तमिलनाडु में कोयम्बटूर का वाजपेयी और अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो, उनको कहा जाता है। राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर कुछ इस तरह से था। 1973 में 16 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हुए और स्वयंसेवक के रूप में काम शुरू किया। 1974 में भारतीय जनसंघ की तमिलनाडु इकाई के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में शामिल हुए और ताइवान की पहली भारतीय संसदीय यात्रा का हिस्सा बने। 2004 से 2007 में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिनों तक लगभग 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली, जिसमें नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, समान नागरिक संहिता और नशे की समस्या जैसे मुद्दों को उठाया गया। 2014 और 2019 कोयम्बटूर से लोकसभा चुनाव लड़े। 2014 में लगभग 3.89 लाख वोटों के साथ दूसरा स्थान हासिल किए। 2020 से 2022 में केरल में बीजेपी के प्रभारी रहे, जिससे दक्षिण भारत में पार्टी की उपस्थिति मजबूत हुई। 2023 से 2024 झारखंड के राज्यपाल, तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभारी और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत। बीजेपी और एनडीए की इस रणनीति को दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके जैसे क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का वोट शेयर 3.6% से बढ़कर 11.1% हो गया, जो डीएमके के लिए खतरे की घंटी है। राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु के प्रभावशाली गाउंडर ओबीसी समुदाय से आते हैं, उनकी उम्मीदवारी डीएमके की तमिल पहचान और द्रविड़ विचारधारा को चुनौती देती है। राधाकृष्णन का नामांकन तमिलनाडु के लोगों में गर्व की भावना जगा सकता है, क्योंकि यह पहली बार होगा जब कोई तमिल नेता राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े पद के लिए चुना जाएगा। यह डीएमके और इंडिया गठबंधन के लिए सियासी दुविधा पैदा करता है। अगर डीएमके राधाकृष्णन का विरोध करती है, तो उसे तमिलनाडु की जनता के बीच तमिल अस्मिता के खिलाफ खड़े होने का आरोप झेलना पड़ सकता है। वहीं अगर डीएमके उनका समर्थन करती है, तो यह इंडिया गठबंधन के लिए झटका होगा, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के लिए। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में उथल पुथल मच रही है। 21 अगस्त को नामांकन की अंतिम तारीख है और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, लेकिन गठबंधन में अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि उम्मीदवार उतारा जाए या नहीं, और अगर उतारा जाए तो कौन होगा। कांग्रेस इस चुनाव में हिस्सा लेना चाहती है। वह मानती है कि यह उसकी साख का सवाल है, लेकिन डर यह है कि अगर उम्मीदवार उतारा गया तो क्या गठबंधन के सभी दल उसका समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां
कांग्रेस के साथ पूरी तरह सहमत नहीं है। ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि उम्मीदवार का चयन सोच समझकर करना होगा, जिसमें उसका सामाजिक और राजनीतिक आधार मजबूत हो। जैसे बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को उतारा था, जिनका आदिवासी समुदाय से होना एक बड़ा आधार था। कांग्रेस की चिंता यह है कि अगर वह उम्मीदवार उतारती है तो क्या तृणमूल, आम आदमी पार्टी और सीपीआई जैसे दल समर्थन देंगे, या फिर वे एनडीए को वोट दे देंगे या वॉकआउट कर लेंगे। ममता बनर्जी अपनी अलग रणनीति पे चल रही हैं। वह नहीं चाहती हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ ज्यादा करीब दिखे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उनके लिए चुनौती है। यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की है, जो पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में है। सीपीआई भी केरल में कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला करती है। 18 अगस्त को इंडी गठबंधन की अहम बैठक है, जिसमें यह तय होगा कि चुनाव लड़ा जाए या नहीं। अगर उम्मीदवार उतारा जाता है तो उसका नाम 21 अगस्त तक तय करना होगा, क्योंकि 25 अगस्त को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। लेकिन गठबंधन में एकजुटता की कमी साफ दिख रही है। ममता बनर्जी, केजरीवाल और कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व को हर बार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस बार बार अपने ही नेताओं को आगे बढ़ा रही है, जैसे स्पीकर के लिए के सुरेश का नाम। कांग्रेस के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण है। अगर वह उम्मीदवार नहीं उतारती तो इसे उसकी कमजोरी माना जाएगा, लेकिन अगर उतारती है और गठबंधन के दल समर्थन नहीं देते तो उसकी किरकिरी हो सकती है। 18 अगस्त की बैठक में यह साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन में कितनी एकता है। क्या यह गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, या फिर आपसी मतभेद इसे कमजोर कर देगा। वहीं जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा के दौरान कहा कि एनडीए विपक्षी दलों से बातचीत कर एक निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुनाव सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन ने संकेत दिया है कि वह अपना उम्मीदवार उतार सकता है, लेकिन एनडीए की संसद में बहुमत, लोकसभा में 293 और राज्यसभा में करीब 130 सांसद के साथ राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उनकी स्वच्छ छवि और तमिल अस्मिता से जुड़ाव बीजेपी को दक्षिण भारत में मजबूत करने में मदद कर सकता है। 2004 में उनके नेतृत्व में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन और उनकी रथ यात्रा ने बीजेपी को तमिलनाडु में नई पहचान दी थी। अब उनकी राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीदवारी तमिलनाडु में बीजेपी के लिए नए दरवाजे खोल सकती है। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने न केवल उपराष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत दावेदारी है, बल्कि यह एनडीए और बीजेपी की दक्षिण भारत में विस्तार की रणनीति का एक हिस्सा भी है। यह कदम डीएमके और इंडिया गठबंधन के लिए सियासी चुनौती पेश करता है और तमिलनाडु की राजनीति में नया उलटफेर ला सकता है। अब यह देखना बाकी है कि क्या विपक्ष इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब दे पाएगा, या राधाकृष्णन निर्विरोध उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचेंगे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।